हाँ भाई, नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज अपन एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद कर सकता हूँ कि जो पहले यूनिट थी आपकी, उस पहली यूनिट में जो भी पोर्शन मैंने इम्पोर्टेंट था वो तो मैंने पहले ही करवा दिया। और एक छोटा सा टॉपिक था, उससे टॉपिक की मैं बात करता हूँ तो वो टॉपिक आपको करना है। और मैंने बोल भी दिया था आपको कि ये टॉपिक आपको खुद कर लेना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। बेसिक पढ़ना था उसके अंदर, सिंपल थियोरटिकली पोर्शन था, वो आपको पढ़ के छोड़ देना है उसको। बाकी उसके बारे में डिटेल से अपन यहाँ पे बात कर लेंगे यूनिट नंबर सेकंड में। तो कंप्लीटली आपका जो 8 नंबर का पोर्शन है, ठीक है, वो अपना कंप्लीट हो चुका है वहां से। तो आप आराम से उसको देख सकते हो प्यार प्रेम से। ठीक है। हाँ भाई, शिवानी यहाँ पे, हंसराज, गुजर, सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो भैया, बढ़िया तरीके से जोश के साथ में अपने स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड। और लगता है ना ऐसा, जैसे मान लो कि कोई यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो एक नया जोश आ जाता है, आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है। हाँ भाई चलो, एक यूनिट कंप्लीट हो गई, अब दूसरी यूनिट को अपन फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं। होता है ना ऐसा, होता है ना। चलो, फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं। बढ़िया तरीके से यहाँ पे ऊपर डालो यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट नंबर सेकंड का नाम क्या है भैया? श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी। क्या है? श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी। तरंग यांत्रिकी। श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। बढ़िया तरीके से शानदार सुंदर अक्षरों में हेडिंग डालेंगे अपन, आराम से समझो। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी भैया? एक नंबर। ठीक है, अब सुनो। अब यहां पे इसके बाद सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? और सबसे पहले टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं बात करता हूं कि जो अपने क्लासिकल फिजिक्स की, उस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर मैं बात करूं, जो आपका पार्टिकल था, पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं बात करता हूं, क्योंकि जब भी अपनी कोई नई यूनिट स्टार्ट होती है तो वहां पर मुझे कहानी सुनानी पड़ती है कि भैया क्वांटम फिजिक्स में आपने एंट्री करी, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो क्वांटम की आवश्यकता पड़ी। तो मेरी बात सुनना, जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है, जिसको अपन कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, इस चिरसम्मत भौतिकी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं कि कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ये आपका एक कण है। तो इस कण के लिए अगर मैं बात करता हूं, अगर मुझे वेग निकालना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ में मुझे त्वरण निकालना है, मान लो कि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, इसके अलावा मुझे बल निकालना है, फोर्स निकालना है, एफ का मान निकालना है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई क्वांटिटी हो गई, अगर आप निकालते हो तो आराम से जो आपके गति के समीकरण हैं, जैसे आपको आपने पढ़ा होगा v बराबर यू प्लस में ए टी, कई करे, हाँ गुरुजी नाम तो सुना था इनका, याद तो है। गति का पहला समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नाम सुना होगा आपने, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो इक्वेशन था आपका, याद करो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं। तीसरा इक्वेशन क्या था भैया? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में टू ए एस। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या था कि हाँ भाई ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के लिए वी ए एफ निकालना है तो अपन इसको निकाल सकते हैं। एफ बराबर एम ए आपने फॉर्मूला पढ़ा। तो इन जर्नल फॉर्मूलों से हमने
किसी भी पार्टिकल की स्टडी करी, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति कहाँ पे है, उसने कितना क्या वेलोसिटी है, और उसमें एक्सेलेरेशन त्वरण कितना है, एफ कितना है, ये सब कुछ अपन ने फाइंड आउट कर लिया आपके गति के समीकरणों से, ठीक है, और कुछ एक आध फॉर्मूला की सहायता से। बात समझ में आ गई। लेकिन फिर बाद में जैसे ही अपन बात करते हैं पार्टिकल की साइज, मेरी बात को नोट करना, क्वांटम फिजिक्स का निर्माण होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो आपकी क्वांटम फिजिक्स है उसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे पास में क्वांटम भौतिकी है, क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स का बनने का कारण यही है कि यहाँ पर जो आपका कण है, जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल की साइज, उसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। पार्टिकल की साइज बहुत ज़्यादा छोटी हो गई और पार्टिकल का वेग, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। जब इन दोनों केसों की बात करते हैं, पर मान लीजिए पार्टिकल की साइज बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, वेरी 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 स्मॉल, और पार्टिकल का वेग, पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत 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 ज़्यादा हो गई। उस कंडीशन में आपके क्लासिकल फिजिक्स में जो फॉर्मूले हैं या फिर जो इक्विपमेंट है, उपकरण है, जिनकी सहायता से अपन ये निकालते थे, वो सारे उपकरण इक्विपमेंट फेल हो गए। क्या हो गए भैया? फेल हो गए। और फिर आखिरकार जो क्वांटम फिजिक्स है उसका निर्माण हुआ, उद्भव हुआ, उद्गम हुआ, कुछ भी कह सकते हो आप। तो उस हिसाब से एक छोटी सी थ्योरी मैंने आपको समझाई, और नॉर्मली अपन इतना ही समझते हैं, बाकी इसके ज़्यादा तो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटों की सहायता से अपन समझते हैं बाकी चीज़ों को। तो बाकी नॉर्मल बातें तो अपन समझ सकते हैं कि आखिर क्यों एंट्री करी क्वांटम फिजिक्स ने। फिर बात आती है सबसे बड़ी कि यूनिट नंबर सेकंड का नाम है श्रोडिंगर तरंग समीकरण, या फिर आप कह सकते हो श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। तो इसमें यही बात थी कि जो आपका पार्टिकल था जिसकी साइज बहुत छोटी है, उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको समझाने के लिए ही आपका श्रोडिंगर नाम का एक वैज्ञानिक आता है, और इस श्रोडिंगर नाम के वैज्ञानिक ने ही एक तरंग फलन, एक वेव फंक्शन, और इस तरंग फलन वेव फंक्शन का जो नाम दिया था साइन आर कोमा टी। इस तरंग फलन साइन आर टी की सहायता से ही जो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है, वेग है, एक्सेलेरेशन है, एफ है, सभी का जो मान है वो इस साइन आर टी से फाइंड आउट करके बताया। और श्रोडिंगर की डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी आपने नाम सुना होगा कि श्रोडिंगर की दो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। एक तो होता है भैया जो टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, और एक बिना टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन, और टाइम इंडिपेंडेंट काल अनाश्रित, नाम सुनो, काल आश्रित, काल अनाश्रित। कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा नाम सुन ले तो डर जाए ऐसे ही, कह रही काल आश्रित काल अनाश्रित तो क्या है, रामायण महाभारत में सुनी थी ऐसी लैंग्वेज तो भैया काल आश्रित का मतलब होता है टाइम डिपेंडेंट, और काल अनाश्रित का मतलब होता है जहां पे टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है कि यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका वेव फंक्शन, आपका तरंग फलन, जो कि किसी भी पार्टिकल के लिए कंप्लीट नॉलेज, मतलब चाहे वो ए हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो टी हो, एस हो, एफ हो, किसी के बारे में अगर नॉलेज लेनी है तो उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं साइन आर टी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आर टी है, ये एक श्रोडिंगर की देन मान लो आप। हालांकि वेव फंक्शन के बारे में तो आपने मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी, तो वहां भी मैंने आपको समझा दिया था कि भैया आपका जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन में प्लांक भाई साहब ने बताया, ठीक है, और द्वैत ड्यूअल नेचर जो है डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर, जहाँ पे अपन ने पार्टिकल को या फिर कण को बताया था कि भाई जो पार्टिकल आपका है वो कण की भांति तो काम करता है, लेकिन साथ साथ में वेव के
रूप में भी काम करता है, तरंग के रूप में काम करता है। तो ड्यूअल नेचर के बारे में तो कंप्लीट जानकारी वहां पर भी मिल गई थी। लेकिन श्रोडिंगर ने क्या किया, श्रोडिंगर ने एक वेव फंक्शन डिफाइन करा, एक तरंग फलन निकाला जिसका नाम था साई आर टी, जिसकी सहायता से पूरा काम आगे हम करते जाते हैं। ठीक है, चलो भैया, बाकी ये नॉलेज नॉर्मली किसके बारे में हो गई, वेव फंक्शन के बारे में हो गई। चलो भैया ठीक है। और अगर मैं श्रोडिंगर के डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो आप यहां पे ऊपर करके लिख सकते हो। और देखो मेरे जो नोट्स है ना, उन नोट्स में तो आप, मैं जो लिख रहा हूं ना वही लिख लो, बस काफी है। और इतना पढ़ लोगे ना एग्जाम में, पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे। और जो बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, और इस गुरु जी आपने तो थ्योरी नहीं लिखवाई, वो नहीं लिखवाया, वो इंपॉर्टेंट था। मैं कह रहा हूं जो मैं नोट्स में लिख दूं उसको पढ़ के चल जाना, आपको 33 में 33 नंबर का मैटर मिलेगा, बस और क्या चाहिए, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए, बस यही बोल सकता हूं मैं तो आपको। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, किसके, ये आपका श्रोडिंगर का एक वेव समीकरण है, तो आप लिख दो यहां पे श्रोडिंगर तरंग फलन। श्रोडिंगर वेव फंक्शन। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है श्रोडिंगर के द्वारा दी गई थी, वो श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन है आयोटा एच कट डेल साइन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एच स्क्वायर अपॉन में 2m और डेल्टा स्क्वायर साइन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में वी एक्स, और वो भी एक्स दिशा में। यहाँ पे वी एक्स लगा दिया, इसका मतलब एक्स दिशा में हो गया। अब कई बच्चे क्या करें, तुरंत इसको रटने लग गए भैया, याद करने लग गए। अरे भैया अभी तो केवल मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताई है कि ऐसा भी कुछ होता है, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी शो की जाती हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बिल्कुल भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी याद मत करना इसको, आप केवल इसको देखकर छोड़ देना बस। अभी इसको प्रूफ करेंगे अपन, जो श्रोडिंगर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो भैया, यहां तक किसी बच्चे ने अगर नहीं उतारा है तो आराम से इसको उतार लो, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, चलो भैया। हाँ भैया, उतार लिया सभी ने आराम से। तो देखो जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो, और आपके मन में जो डाउट शंका चलती रहती है सिलेबस को लेकर, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, देखो आपके दिमाग में काफी सारी प्रॉब्लम चलती रहती है, उनको दूर कर लो। ठीक है, और मस्त होके पढ़ाई करो। तो मैंने भी जो भी समझाया आपको, ये एग्जाम बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो आपको पता है, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको भी पता है। लेकिन बेसिक नॉलेज किसी ने पूछ लिया मान लो, नॉर्मली बच्चों के मन में सवाल उठ गया,
आपके छोटे भाई बहनों ने पूछ लिया कि भैया ये क्वांटम फिजिक्स और ये क्लासिकल फिजिक्स में क्या फ़र्क है, कोई थोड़ा बहुत बताओ, तो हमको आइडिया नहीं है। तो नॉर्मली आपको अगर ये कुछ पता होगा तो आप बता दोगे, और बच्चों को तो वैसे भी कौन सा पता रहता है, कुछ भी बोल दो। लेकिन लॉजिक के साथ तुम बोलोगे तो उनको भी मजा आएगा, कहानी सुनने में मजा आएगा ना उनको भी। चलो, तो मैं आगे चलता हूँ और अपना एक छोटा सा क्वेश्चन आता है 1.5 नंबर का, कि जो आपका वेव फंक्शन है, जो आपने साई आरटी के बारे में भी थोड़ी बहुत रामायण पढ़ी कि यहाँ ये साई आरटी कुछ ऐसा तरंग फलन वेव फंक्शन होगा जिसकी सहायता से सब कुछ अपन क्वांटम फिजिक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी तो होती होंगी ना, उसके कुछ गुणधर्म होते होंगे। चलो, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर लिख लो, इसकी कुछ 4-5 प्रॉपर्टी लिख लेते हैं अपन, जो कि एग्जाम में आप 1 नंबर 1.5 नंबर में पूछ ले तो लिख देना आराम से, क्या फर्क पड़ता है। देखो, तरंग फलन के गुणधर्म। प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है सुनना। पहली प्रॉपर्टी थ्योरी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, केवल मैं आपको समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, पहली प्रॉपर्टी साइन आर टी की ये कहती है इज इक्वल टू कि साइन आर कोमा जीरो, आर वेक्टर कोमा जीरो, मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस का आयोटा एच कैप टी अपॉन में एच कट। ठीक है, जहां पे आपका जो एच कैप है वो हैमिल्टोनियन संकारक आपको बताइए, कंप्लीट एनर्जी के बारे में बताता है, उसके बारे में आपको पता ही होगा। एच कैप लिख लो, या फिर आप इसको ई कैप भी लिख सकते हो। ई कैप का मतलब है टोटल एनर्जी, मतलब जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी आपकी आ गई और आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। मतलब एच कैप को क्वांटम फिजिक्स के अंदर टोटल एनर्जी के फॉर्म में शो करते हैं, जिसको हैमिल्टोनियन ऊर्जा भी कहते हैं। और ये जो एच कैप की फॉर्म में लिख रखा है, ये तो हैमिल्टोनियन आपका ऑपरेटर हो गया। हर एक लैंग्वेज को समझना, क्योंकि ये अगर आपने लगा दिया इसका मतलब ये क्या बन गया आपका ऑपरेटर, ये संकारक बन गया आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर वेव फंक्शन जो है साइन आर टी इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे। अगर हिंदी में कहें तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका वेव फंक्शन साइन आर कोमा टी है, इस आर कोमा टी को क्या कह सकते हैं, भविष्य वक्ता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन, भविष्य वक्ता। अब ये कैसे है भैया, ये क्या वर्ड है, फ्यूचर प्रेडिक्शन, या फिर प्रेडिक्टेबल लिख सकते हो आप, प्रेडिक्टेबल। अब यहां पे फ्यूचर प्रेडिक्टेबल कैसे कह सकते हैं अपन, सुनना मेरी बात। सपोज करिए, अब यहां पे ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अब यहां से आपका जो पार्टिकल है, मतलब आपकी जो किरणें हैं, आपकी जो वेव है, वो वहां से आई है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो अब आपको पता है बीच की जो दूरी है और ये जो डिस्टेंस अपन नापते हैं वो किस प्रकार नापते हैं, कि भैया ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का एक फिक्स रेंज, जैसे मान लीजिए कि ये रेंज है और ये रेंज है। ठीक है, अब दोनों में रेंज के बीच भी बिटवीन अपन देखते हैं कि इनका जो किसी भी पार्टिकल की अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, इनके वेग की बात करूं, तो निकाल लेते हैं पर्टिकुलर रेंज के अंदर। और फिर देखा जाता है कि भैया ये जो आपका सन है, इस सन के बीच में और इस पृथ्वी के बीच में जो ये वेव है, इसको आने में कितना टाइम लगता है, तो ये निकाल लेते हैं। अब फ्यूचर प्रेडिक्टेबल कैसे हो गया, कि अगर अपन को छोटे से क्षेत्र के लिए, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का अपन को पता है कि भैया पार्टिकल यहाँ पे आया था और यहाँ तक आया था, इस छोटे से एरिया में आने में इतना टाइम लगाया, तो अपन कह सकते हैं कि भैया सन से लेकर यहाँ तक आने में, अब आपको बता दूं कि लगभग 8 मिनट 22 सेकंड का टाइम लगता है
मतलब वेव को आने में, या फिर आप कह सकते हो प्रकाश को आने में सूर्य से पृथ्वी तक। लिख लो भैया, ये अपना सूर्य है और ये अपनी पृथ्वी है। तो अब आप सोचो भाई, यहाँ पर कोई यान तो गया नहीं उसको नापने के लिए, मतलब वो एक प्रिडिक्ट किया गया है, वो मतलब एक बताया गया है, हालांकि वो वैल्यू एग्जैक्ट है, मतलब एकदम उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने एक छोटे से एरिया के लिए मतलब किसी भी पार्टिकल को लिया, और ये पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने टाइम में आया। तो अब ये सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच में जो टाइम लगेगा, ये कितना आएगा, ये अपन क्या कह सकते हैं, एक तरीके से हमने प्रेडिक्ट कर दिया, भविष्य बता दिया हमने कि भैया ये जो पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक इतने टाइम में आएगा। तो हमने उस चीज को मतलब बिना कोई इक्विपमेंट के नापे हमने क्या कर दिया, प्रिडिक्टेबल कर दिया, फ्यूचर के तौर पर बता दिया। तो ये जो साइन आर टी है, ये साइन आर टी आपको हेल्प करता है बताने में कि जो आपका पार्टिकल है वो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक कितने टाइम में आता है, ऐसा प्रेडिक्ट कर देता है। बस यही आपका इसका एक फीचर है, एक जो भी आपका वेव फंक्शन है साइन आर टी, इसका एक फीचर है कि ये फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है, भविष्य वक्ता है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया कि ये क्या कहना चाहता है। और ये इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है कि भैया फ्यूचर प्रेडिक्टेबल बताने के अंदर। ठीक है, चलो आगे अपन जैसे ही इसके दो तीन केस पढ़ेंगे, जैसे अपन चैप्टर में एंटर करते हैं तो दो तीन चार केस हैं इसके अंदर, तो वहां पे अपन इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो वहां पे और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में वहां पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी नॉर्मली आपको पता चला होगा कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि किसी भी चीज के बारे में पता नहीं हो लेकिन एक आइडिया लगा लिया जाए, मतलब हमें पहले से पता चल जाए कि क्या आने वाला है, तो बस वो इसका प्रॉपर्टी हो गया, एक फ्यूचर प्रेडिक्टेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब उसके बाद में मतलब अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपका जो वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल वैलिड होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए, एकल मानी, या फिर आप कह सकते हो सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट वाई। तो यहाँ पे देखो ये प्लस भी है और ये माइनस भी है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई। तो अगर दो वैल्यू जहाँ पे आ जाएंगी तो वहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा, जो साइन आर टी मान लो होगा भी, तो वो आपका राइट वेव फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो उचित वेव फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो वैलिड वेव फंक्शन, वैलिड वेव फंक्शन नहीं बनेगा, वैलिड वेव फंक्शन नहीं बनेगा, उचित तरंग फलन वहां पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहली चीज लिख लेना आप कि साइन आर टी फ्यूचर प्रिडिक्टेबल है, भविष्य वक्ता है। सेकंड लिख लेना एकल मानी है, सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड का मतलब होना चाहिए, लिख लो आप, लिख लो, फंक्शन साइन आर टी शुड बी सिंगल वैल्यूड। ठीक है, चलो, मतलब डबल वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, अगर डबल मिल गई तो समझ लेना वो आपका वैलिड वेव फंक्शन नहीं है। चलो, ठीक है, आगे चलो, मैं साथ साथ लिखते भी रहो, समझते भी रहो बड़े तरीके से। बाकी मैं आपको बता दूं, ये फालतू की मेहनत नहीं कर रहे हैं अपन, लगभग 1.5 नंबर का सवाल यहाँ से आता है, और हर लगभग एक साल छोड़कर एक साल पूछ लेता है, हर बार पूछता है कि भैया वेव फंक्शन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी बता दो आप, दो तीन चार प्रॉपर्टी बता दो। लेकिन जो अच्छी प्रॉपर्टी होंगे, यूनिक प्रॉपर्टी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रॉपर्टी आप लिख के आओगे एग्जाम के अंदर, तो आपको नंबर मिलने के चांस जो है ज्यादा रहेंगे। आप सिंपल सिम लिख दोगे एक दो तो उससे मतलब नहीं निकलेगा। चलो भैया आगे चलो, मैं तो यहाँ पे जैसे थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख लो भैया कि इन्फिनाइट पर तरंग फलन का जो मान है वो 0 होता है। इन्फिनाइट, या फिर आप कह सकते हो अनंत पर साइन आर कोमा टी का मान 0 होता है। साइन आर टी इज 0 ऑन इन्फिनाइट, या फिर आप लिख सकते हो ऑन इन्फिनाइट साइन आर कोमा टी इज
जीरो। ठीक है, ये रिजल्ट साइंटिस्टों ने पहले निकाल रखे, तो उसको एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में पढ़ते हैं अपन कि भैया साइन आर टी जो है वो इन्फिनिटी पे जीरो बन जाएगा, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने डायरेक्ट पढ़ ली है। चलो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा अपन आगे और चलते हैं। आप मानोगे नहीं, लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ। अभी आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास, थर्ड ईयर की क्लास ली थी, फिर उससे पहले मैंने सेकेंड ईयर की ली, फिर फर्स्ट ईयर की ली। तो मैं बीमार तो हो ही रहा हूँ, ऊपर से परेशान भी बहुत हो रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो सारी क्लास ले ली है, तो फिजिक्स की क्लास का भी क्यों ऑफ करें। ठीक है, क्लास चाहे कितनी भी टाइम की हो, 20 मिनट की हो चाहे 25 मिनट की हो, लेकिन अगर टाइम से रेगुलर क्लास चलती है तो बच्चों के मन में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। ठीक है, ये वाली बात है। इसलिए मैंने ऑफ नहीं कराने में, ऑफ करने में तो आपको पता है एक नंबर आदमी हूँ, ऑफ तो मैं तुरंत कर देता हूँ। चलो भैया ठीक है। अब मैं एक बात बच्चों की बोलना चाहूंगा। बच्चों को क्या है पता नहीं, मेरे समझ में आती नहीं बात कि बच्चों को जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना इस प्रकार से, जैसे मैं जैसे अभी लिखा रहा हूँ सिंपल वे में, तो बच्चों को ये बातें पसंद ही नहीं आती। बच्चे क्या कहते हैं, गुरुजी हमने एक एक बातें लिखा हो यहाँ पे कि ये जीरो होता है थ्योरी। भाई जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर जिस वे में पढ़ लिया आपने, तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 साल से अगर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, और यहाँ से मैटर कितना आता है क्या आता है, तो वो अगर मुझे पता है, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, उसको फॉलो आपने कर लिया, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नोट्स जो पीडीएफ हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पे थ्योरी वोरी सब वैलिड रहेगी, कंप्लीट रहेगी, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना भैया। बाकी मैं कह रहा हूँ एग्जाम में केवल पॉइंट याद रखना है, थ्योरी आप खुद बना सकते हो, इस बात का ज्ञान तो सबको है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 3 प्रॉपर्टी आपने लिख रही है, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ इसको। चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखो भैया, ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। ये कहता है कि जो हमारे पास में साइन आर कोमा टी, नहीं कई बच्चों को लगता है ना कि मैं मतलब जैसे लाइव पढ़ा रहा हूँ तो धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है आप बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये टाइम आपका कीमती है ना। अभी आप रील्स भी देख सकते हो इस टाइम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो। ठीक है, तो जब लाइव क्लास लेते हो तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि पूरी 1 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी। नहीं फिर बाद में क्या स्पीड बढ़ा के आप 15 मिनट में ले लोगे क्लास, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट्स में, यूट्यूब में, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके लिए आगे के भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब पढ़ाई का तो क्या है, पढ़ाई तो मजबूरी है आपकी, मजबूरी में कर रहे हो, नहीं तो नहीं करते। सही बात है कि नहीं। चलो भैया कैसे भी कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, अच्छी बात है। तो यहाँ पे साइन आर टी आपके पास एक वेव फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए साइन आर टी आपका एक वेव फंक्शन है, और ये आपका जैसे मान लीजिए कि एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट जैसे ये क्या है, हमारी एक बाउंड्री है, सीमाएं हैं। तो यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, जैसे एक तो ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई, अगर दोनों बाउंड्री अगर अपन कंडीशन लेके चलते हैं, तो इन बाउंड्रियों के बीच में आपका जो साइन आर टी का मान है, इसकी वैल्यू जो है वो कैसे आनी चाहिए, परिमित आनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। परिमित होनी चाहिए। जो आपका साइन आर टी है, जो आपका वेव फंक्शन है, अगर कोई हमने बाउंड्री कंडीशन ले ली, बाउंडेड परिमित कंडीशन, आप लिख लो यहाँ पे परिमित सीमा, या फिर आप इसको नाम बोल सकते हो परिसीमा, जिसको अपन बोलते हैं बाउंडेड, बाउंडेड कंडीशन। अगर हम कोई बाउंडेड कंडीशन ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे ए बराबर मान लो 0 है, और ये ए बराबर 2 है, तो ये हमने क्या मान लिया, स्टार्टिंग कंडीशन, ये मान लिया हमने फाइनल कंडीशन। तो अब हमारे पास जो साइन आर टी है, इसकी जो वैल्यू है, मतलब इन बाउंड्रियों के ऊपर या फिर इसके अंदर वैल्यू रहनी चाहिए, इसके बाहर वैल्यू नहीं जानी चाहिए, बस ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा बना आगे चलते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अरे एक दो प्रॉपर्टी एग्जाम में लिख के आनी है, मैं आपको 5-7 लिखवाऊंगा, जो भी आपको याद हो सके वो लिख लेना। भैया आपका जो वेव फंक्शन साइन आर टी है वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कैसा होता है, सतत होता है। और डायग्राम बना के बता सकते हो भैया, इस प्रकार से कोई प्रॉपर्टी है, ये देखो डायग्राम कैसा बनेगा, सतत बनेगा, कॉन्टिन्यूस बनेगा। ठीक है। 6 नंबर की प्रॉपर्टी आती है आपकी कि जो आपका साइन आर टी है, साइन आर टी है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्रथम अवकलज, प्रथम अवकलज क्या होना चाहिए भैया, सतत होना चाहिए। सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद में सातवीं प्रॉपर्टी होती है आपकी कि भैया ये जो हमारे पास में साइन आर टी है, ये क्या होना चाहिए, वर्ग समकालनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग समकलनीय होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्क्वायर, स्क्वायर इंटीग्रल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि भैया हमारे पास कोई वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन एक तो स्क्वायर प्रॉपर्टी और इंटीग्रल प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अगर मान लो कि स्क्वायर कर दिया या फिर उसका समाकलन कर दिया तो आपकी वेव फंक्शन साइन आर टी की वैल्यू चेंज होगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब प्रॉपर जैसे इस अपन ने स्क्वायर किया तो स्क्वायर भी होना चाहिए, और मतलब अपन उसका समाकलन करते हैं तो समाकलन भी उसका होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है जैसे समाकलन किया तो वैल्यू का मान नहीं निकल रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वे में जो आपके मैथमेटिकल टूल्स हैं जैसे स्क्वायर हो गया और इंटीग्रल हो गया, इन सभी की वैल्यूज को अप्लाई हो सके, मतलब वो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो निकले, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है। बाकी और इसके अलावा जो आपका साइन आर टी है वो किसको शो करता है भैया, आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू को। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आगे लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ए कैप मेरे पास में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये मेरे पास में क्या है, एक्स कोमा टी मेरे पास में है। ठीक है। और ये कि मेरे पास में ए कैप है, और ये हमारे पास साइन एक्स कोमा टी आप ले रहे हो या डी एक्स ले रहे हो, और ये अपॉन में नीचे इंटीग्रेशन मेरे पास में है, मॉडुलस में साइन एक्स कोमा टी मेरे पास, और ये मॉडुलस का स्क्वायर और डॉट में डी एक्स। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये मेरे पास एक है, ये एक हमारे पास में क्या है, एक ऑपरेटर है, एक संकारक है, और संकारक की फॉर्म में, और संकारक को भी मैंने कैसे लिख रखा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू में लिख रखा है, प्रत्याशा मान के अंदर लिख रखा है। तो अगर प्रत्याशा मान में मैंने लिख रखा है तो आप देख सकते हो कि वैल्यू जो है आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो। और अगर लिख सकते हैं तो अपन कह सकते हैं कि जो आपका साइन आर कोमा टी है, या फिर आप साइन एक्स कोमा टी आप लिख दो, ये दोनों वेव फंक्शन आपके कैसे बन गए भैया, ये आपका वेव फंक्शन जो है वो कैसा होता है, प्रत्याशा मान को शो करता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को शो वहां पे करता ही करता है। ठीक है। तो ये 7-8 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी होगी वेव फंक्शन की। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, मतलब नई यूनिट स्टार्ट करी तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक बताया कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, और आपके वेव फंक्शन की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन एक छोटी सी बात और अब मेरी सुन लेना, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और अभी नई यूनिट स्टार्ट ही हुई है, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो बच्चे अभी कनेक्ट होएंगे, नए बच्चे और जो हो चुके हैं, कि अगर आपको यूनिट नंबर सेकंड को समझना है ना तो इसको लाइव ले लेना आप, लाइव ले लेना। नहीं तो मैं कह रहा हूँ इनके डेरिवेशन जो है ना, डेरिवेशन 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 पेज, एक डेरिवेशन तो 20 पेज का होगा, 20 पेज का एक अकेला डेरिवेशन 20 पेज का होगा, और वो आपके एग्जाम में आता है।
तो इनकी कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको लाइव क्लास लेनी पड़ेगी। और मैं पहले कह रहा हूं, अगर लाइव क्लास चल रही है और किसी बच्चे ने लाइव क्लास नहीं ली, अभी कह रहा हूं मैं क्योंकि अभी बच्चे लाइव नहीं देख रहे, मुझे पता है, इसको रिकॉर्डेड देखेंगे। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड अब देख लेंगे, तो उनसे मैं कान खोल कर कह रहा हूं, और कान खोलकर आप भी सुन लो कि भैया अगर आप यूनिट नंबर सेकंड को लाइव नहीं देखते हो, कोई डाउट आता है और आप मेरे से पूछते हो, तो मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपने लाइव क्लास ली है और फिर भी आपको डाउट आता है, तो मैं आपके डाउट बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट डिस्कस भी होगा। लेकिन अब आप लाइव आओगे नहीं, अब बताओ लाइव क्लास में क्यों ले रहा हूँ, मतलब आपकी मनमर्जी चल रही है यहाँ पे, तो कि मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ लेकिन आप लाइव क्लास नहीं ले रहे, बोला हमारी मर्जी, हम तो नहीं ले। तो ये हमारी मर्जी, हम भी नहीं बताएंगे क्वेश्चन। भैया आपने जो फीस जमा कराई है उसमें मैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, आपको नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो आपने पैसे दिए थे उसकी फैसिलिटी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। अब आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए, वो डाउट्स पूछने हैं आपको, तो डाउट्स के लिए आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, बस ये आपका लास्ट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों मस्त होकर पढ़ाई करिए, कोई डाउट आता है दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ आपके लिए। बाकी मस्त आराम से नोट्स बनाइए, और अब मिलते हैं कल के लेक्चर में। और फिर कल के लेक्चर में जो श्रोडिंगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके ऊपर बात करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, आराम से मस्त होकर पढ़ाई करेंगे। चलो।